मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है अगर, तो इसमें ये सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अराउंड। ये मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। सो ये मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। इनफैक्ट मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर। सो मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे कि नाम से आ रहा है मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी। इसमें जो ये ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से आती है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है। और जब इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, सो मनी सप्लाई याद रखिए, मनी सप्लाई में मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। ठीक है, ऐसी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और उसका इफेक्ट फिर इन्फ्लेशन के ऊपर है। दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। सो इसमें हम जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमने देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी टाइप्स और इसके इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। Monetary policy is the process by which monetary authority of a country, central bank, controls the money supply, often targeting inflation rate or interest rate. Monetary policy, जी सरिश, आपने कुछ पूछना है? हेलो, जी शाहजेब सर, वो गलती से हो गया था हैंड रेज। अच्छा ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक पाकिस्तान है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक पॉलिसी लॉन्च करता है जिसमें किया जाता है, जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी आ सके, प्राइस जो है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, और करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप हो सके। सो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आती हैं इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसका मकसद ये होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। सो मनी सप्लाई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि जिसमें मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। ऐसी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है? मनी सप्लाई को
या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। ठीक है, टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, सो टारगेट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, क्लियर हो गया? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। ये दो चीजें इस पॉलिसी में हैंडल होती हैं, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। ये आपने याद रखना है। ऐसी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी और एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये मनी सप्लाई क्या, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? क्या भाई काबिश, सबको क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, कम करना। इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ये कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें के मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है या इंटरेस्ट रेट को ज्यादा किया जाता है। so, ऐसी पॉलिसी जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो या मनी सप्लाई कम हो, रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें सेंट्रल बैंक ये चाहता हो कि मनी सप्लाई को कम किया जाए या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? दूसरी है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो, increase the size of money supply, increase the size of money supply, या फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है। इसका मकसद क्या है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए, और या इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, so that is called expansionary monetary policy। इसको easy monetary policy भी कहते हैं। ठीक है, इसको easy monetary policy भी कहते हैं। so फर्दर इसकी कुछ एडिशनल टाइप्स हैं। ये accommodative monetary policy है। ये पॉलिसी लगाई जाती है जब सेंट्रल बैंक ये चाहता है, सेंट्रल अथॉरिटी ये चाहती है कि मनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। और न्यूट्रल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इन्फ्लेशन के ऊपर, ना अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ना ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, सो जनरली ये दो मेजर टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? टाइप समझ आ गई सबको? क्यों भाई, ये आसान है। बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये फिर एब्सेंट में शो करूंगा इनको, बता देना इनको। सिर्फ 9-10 लोग हैं जी। सबको समझ आ गई इनकी टाइप्स? बिलीव सर आवाज बहुत कट कट के। सर ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी समझा दें सर। ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट को सेट किया जाता है इस तरह से कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जा सके, टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ।
दैट इज अकोमोडेटिंग। सर आवाज का इशू आ रहा है। कुछ क्लियर हुई है? ऐसी पॉलिसी जिसमें सेंट्रल बैंक जिसमें इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके, किया जाता है ताकि ग्रोथ रेट अचीव हो। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है वैसे, अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग में देख लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे, आवाज का इशू तो नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रल पॉलिसी ऐसी होती है जिस सर अब बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। वो रिकनेक्ट हुआ है, अभी रिकनेक्ट हो गया शायद, कहीं इशू नेट का भी इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, कुछ अब आवाज सही है? यस सर अब सही है। चलो ठीक है। सो जनरली इसकी दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना, इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बढ़ाना, इसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया है। कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्लियर? आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, जाहिर है कीमतों का इस्तेकाम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू और एक्सचेंज रेट इशू। ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, ये दो आपको पता है, किसी भी गवर्नमेंट के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइस को कंट्रोल करना और नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ये किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करना और प्राइस को स्टेबल रखना। सो इसी तरह इसके भी ऑब्जेक्टिव है, और ग्रोथ इसका ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट के डॉलर के अगेंस्ट पे की करेंसी जो वैल्यू है वो भी स्टेबल रहे। अच्छा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके दो टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव नंबर 1 एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे का नाम से आ रहा है क्वांटिटी, इससे ये वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर टूल्स कह लो उसके कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होती है, किन टूल्स से, किस तरह से। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है मनी सप्लाई की। अच्छा, मैं बार बार मनी सप्लाई का जिक्र कर रहा हूँ इसमें, तो सवाल ये है मेरा कि मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल होगी की जाती है, या इंटरेस्ट रेट क्यों कंट्रोल किया जाता है? इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, कैसे पड़ता है? हाँ जी, यानी आइडिया? आवाज बहुत कट रही है सर। नेट तो सही चल रहा है। हाँ जी सर एनी आइडिया? आवाज कट रही है, क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर। मैंने कहा कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दें सर। मनी सप्लाई कंट्रोल क्यों की जाती है, या इंटरेस्ट रेट क्यों कंट्रोल किया जाता है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इकोनॉमी पे? सर अगर मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे तो सर मनी की डिमांड कम हो जाएगी और रियल वैल्यू सर वो उसकी कम हो जाएगी सर। हाँ, एक एस्पेक्ट तो है, और इसका एग्रीगेट डिमांड के ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये सर कस्टमर पे एग्रीगेट डिमांड के ऊपर समझ नहीं आई सर। एग्रीगेट डिमांड ये सर देखो, अगर एग्रीगेट मनी डिमांड सप्लाई कम होगी तो पैसा कम लोगों के पास आएगा, तो इससे क्या होगा? ये सर एग्रीगेट डिमांड पे फर्क पड़ता है और डिमांड ये हाँ, सर एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ सो जाएगी इस सर। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि एग्रीगेट डिमांड को कम या ज्यादा किया जा सके। अगर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, मनी सप्लाई कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाए तो लोग लोन कम लेते हैं, तो महंगा हो जाता है। लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाए तो लोन चीपर हो जाएगा और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, एंड सो इसके ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इसके कौन कौन से हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
बैंक रेट पॉलिसी और डिस्काउंट रेट, रिजर्व रेशो, फेडरल फंड रेट एंड लास्ट वन इज सर नहीं आ रही इफेक्टिव। सर आवाज। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? हेलो हेलो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है सर, कुछ बीच भी में नहीं आ बहुत रही, ज्यादा। आपकी आवाज गूंज रही है बस। गूंज रही है? बस बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आ रही आप कुछ बोल भी रहे हो क्या। सर बीच में सर हाँ, अभी कुछ बेहतर हुई है? हेलो हेलो, अब ठीक है। मतलब सबको इशू नहीं है, किसी किसी को इशू है, फिर उसका अपना इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, अपना भी और सर इशू हो पहले सकता इशू था। है। सर पहले इशू था, लेकिन अब आपकी आवाज ठीक आ चलो रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, जी। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स में हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, बैंक रेट पॉलिसी है, रिजर्व रेशो है, फेडरल फंड रेट है और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इनको बारी बारी देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। क्या होता है ये? सेंट्रल बैंक्स बाइंग एंड सेलिंग of bonds and securities in the open market। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जिसको ओपीओ भी कहते हैं, इसमें सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट में अपने बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज या सेविंग सर्टिफिकेट्स या ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये सेल करता है या बाय करता है, सेल या बाय करता है। उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कैसे? हमें पता है कि दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए, तो व्हाट शुड इट डू? सेंट्रल बैंक बायज बॉन्ड्स, सेंट्रल बैंक बायज बॉन्ड्स from the general public in open market। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, सर ये किन बॉन्ड्स की बात हो रही है सर? ये बॉन्ड, एक्चुअली मेरा सिक्योरिटीज, डिस्कनेक्ट। ये प्राइस बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड स्कूप बॉन्ड भी हैं, ये यूरो बॉन्ड भी हैं, ये नया पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड भी अभी इशू हुए हैं, ये सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये प्राइस बॉन्ड भी हो सकते हैं, यस। ये ट्रेजरी बिल्स भी हैं, एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है। अच्छा, अब एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई को एक्सपेंड किया जाए, तो वो क्या करता है? वो ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज आम लोगों से बाय कर लेता है, खरीद लेता है, उससे मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई को कम करना है, तो वो यही जो बॉन्ड्स होते हैं वो इनको लोगों को बेच देता है ओपन मार्केट में। इससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई? पहले तो ये समझ आ गई एक्सपेंसिव और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अगर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है तो बॉन्ड बाय किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बॉन्ड बाय किए जाते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी है तो बॉन्ड सेल किए जाएंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। लेट्स से आई एम अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, मैं सेंट्रल बैंक हूँ और आप लोग जनरल पब्लिक हो। ठीक है, मतलब आप 10-12 लोग जो मेरे सामने बैठे हो या आपकी क्लास, ये जनरल पब्लिक है और मैं सेंट्रल बैंक हूँ और मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, सेंट्रल बैंक ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, मनी सप्लाई ज़्यादा हो। तो मैं क्या करूँगा? मैं उनके पास जो बॉन्ड्स और पड़े हुए हैं, जो सेविंग सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, जो स्कूप बॉन्ड, यूरो बॉन्ड वगैरह पड़े हुए हैं, वो उनसे खरीद लूँगा। जब मैं उनसे खरीद लूँगा तो जो कागज़ का जो पीस ही है ना, कागज़ का पीस ही होता है बॉन्ड्स, क्या होता है, वो मेरे पास आ जाएगा और इसके बदले में जो उसका वैल्यू होगी, जो 1 लाख का बॉन्ड है या 50,000 का बॉन्ड है या 100 रुपये का बॉन्ड है, पैसा चला जाएगा लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आम लोगों के पास ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा हो बढ़ गई, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है। अब अगर इसको उल्टा केस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के पास पैसा कम हो जाए, मैं कंट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों को ऑफर करूँगा कि ये बॉन्ड खरीद लो आप, इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप स्कूप बॉन्ड, यूरो बॉन्ड वगैरह खरीद लो। जब वो लोग बॉन्ड खरीदेंगे तो जो सर्टिफिकेट है या बॉन्ड्स, एक जो कागज का एक पीस है, वो लोगों के पास चला जाएगा और पैसा लोगों से आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। तो आम लोगों के पास पैसा या मनी कम रह जाएगा, तो मनी सप्लाई इससे रिड्यूस। क्लियर? सो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में थ्रू बाइंग एंड सेलिंग सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये क्लियर है? ये जी बच्चों, समझ आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस? यस सर। इसके एडवांटेज क्या है? सेंट्रल बैंक का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, ये फ्लेक्सिबल है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है, जस्ट एक ऑर्डर आएगा और हो जाएगा। इसको रिवर्स करना बड़ा आसान है, इसको क्विकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट जो टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज बैंक रेट पॉलिसी। इसको बैंक रेट भी कहते हैं, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, और इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू बैंक्स दैट बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बार बार इंटरप्ट हो रहा है, शायद नेट का इशू है अभी। तो ये डिस्काउंट रेट है जिस पे कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, अब ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें मैंने कहा कि जिस पे सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लोन देते हैं। अब इसका असर कैसे पड़ेगा मनी सप्लाई के ऊपर? अगेन दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारे पास, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई को एक्सपेंड किया जाए तो डिस्काउंट रेट को कम कर देता है। डिस्काउंट रेट कम होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाए तो वो डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा। डिस्काउंट रेट बढ़ाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगी। डिस्काउंट रेट कम होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। अभी रिसेंटली जो हमारे जो स्टेट बैंक है उसने जो पॉलिसी रेट है उसको 13% था जो पिछले महीने, उसको कम करके आस्ता आस्ता 8% पे ले आए हैं। इसका मतलब उन्होंने डिस्काउंट रेट कम किया है, उससे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों कम किया है? बिकॉज वो ये चाहते हैं, स्टेट बैंक ये चाहता है कि लोग लोन ज़्यादा लें, क्योंकि जब डिस्काउंट रेट कम होगा तो इससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ओवरऑल बैंक कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो उससे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। खासतौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसा बैंक से लोन लेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कारोबार चलेगा। ठीक है, सो इसीलिए हाँ सर इस तरह तो बॉन्ड खरीदने में बहुत दोनों तरफ से हमें फायदा होता है। हाँ मतलब अगर सर हम सेल करें तब भी मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हम पैसा हमारे पास ज्यादा है, वो चाहती है कि एक्सपेंशनरी हो, एग्जांपल ले लें सर, तो वो फिर हमें मतलब कहीं पर हमें वो ऐसे ऑफर्स दे देती हैं जिससे बॉन्ड्स का बेनिफिट होता है सर। बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो सही कौन से बॉन्ड होते हैं, लेने चाहिए सर फिर? ये आप जैसे स्कूप बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है, पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड भी है एक, लेकिन इसका मेच्योरिटी पीरियड बाद को ज्यादा होता है, 1 साल 2 साल भी होता है। तो उस वक्त तक आप पैसा उसमें उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये पैसा बिल्कुल लोग लेते हैं, इसका फायदा ये होता है कि इंटरेस्ट मिलता है आपको इसके ऊपर। अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते तो ले सकते हैं उसको। नो सर, इंटरेस्ट मुझे लगा वैसे ही कह रहा था, लेकिन इंटरेस्ट तो हराम है सर। हाँ अच्छा चलो,
ये समझ आ गया? बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, ये भी उसका इनका आपस में सर ये इन्वर्स इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट एक ही तकरीबन ये एक ऑलमोस्ट ही सेम है ना सर? ये डिस्काउंट रेट वो है जो सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, जब वो इससे लोन लेते हैं तो। अच्छा, Okay. ये आपकी पिक्चर नजर आ रही है आपको, इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ये एरो क्या शो कर रहा है कि डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है, डिस्काउंट रेट बढ़ा, मनी सप्लाई कम हो गई, $1 आ गया इसके पास। डिस्काउंट रेट आपने कम किया करते गए, पैसा की रेल फेल हो गई, लोन ज्यादा हो गया, ठीक है, क्लियर? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ये लैंडर ऑफ द लॉस्ट रिजॉर्ट है, ये बैंकों का आखिरी सहारा होता है। इसको कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल बैंक की मर्जी है, वो आप सेंट्रल बैंक से लोन लें, कम लें, ज़्यादा लें, ठीक है। और ये एज ए बैकअप फैसिलिटी के तौर पर यूज़ होता है, सेंट्रल बैंक इसको यूज़ करते हैं। इसको बैंक अब्यूज़ भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि बैंक से, स्टेट बैंक से लोन लिया और आगे प्रॉफिट के तौर पर उसको आगे बोरो कर दिया, तो इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। सो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थर्ड वन है जो इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज रिजर्व रेशो। इसको RD लिखते हैं, R फॉर रिजर्व एंड D फॉर डिपॉजिट, रिजर्व रेशो ऑन डिपॉजिट। ये क्या होता है? A certain fraction of deposit that a depository institution, for example, commercial bank, is required to reserve, or commercial banks have to keep a certain portion of their reserves in the form of cash reserves in central bank, which is called reserve ratio. कोई भी पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो अपने टोटल रिजर्व का एक सर्टन परसेंटेज, लेट्स से कि वो हम कहते हैं 5% है, लेट्स से इट इज 5%, इट इज 5%, कि वो अपने टोटल रिजर्व का 5% वो उनके लिए ज़रूरी है वो कमर्शियल बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखवाएं, चाहे वो पाकिस्तान का बैंक है चाहे वो कोई फॉरेन बैंक है, दे ऑल मस्ट हैव टू कीप a certain percentage of their deposit at central bank. अब ये जो परसेंटेज है ये सेंट्रल बैंक बढ़ाता रहता है, कम कर सकता है, ये फ्लक्चुएट कर लेती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या करेगा? वो इस रिजर्व रेशो को कम कर देगा, इससे क्या होगा? मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो, इस रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा, इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे? फर्ज करें एक बैंक ऐसा है जिसका 1 लाख रुपया उसका टोटल कैश के बाद रिजर्व है, सेंट्रल बैंक ने कहा जी 5% आपने मेरे पास रखवाना है, ठीक है, तो बाकी बच गया 95,000, वो 95,000 लोन दे सकता है। अब फर्ज करें सेंट्रल बैंक ने वो 5% बढ़ा के कहा जी 10% कर दिया हमने, आइंदा से आप 10% रिजर्व रखवाओगे, अब उसके पास बचा सिर्फ 90,000, कम बचा उसके पास, तो लोन भी आगे कम ही देगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। सो रिजर्व रेशो बढ़ाई तो मनी सप्लाई कम होगी, रिजर्व रेशो बढ़ाई तो मनी सप्लाई कम होगी, बिकॉज लोन के लिए जो पैसा बचा बैंक के पास वो कम होगा। इसी तरह अगर ये 5% को कम करके सेंट्रल बैंक कहता है जी 2% कर देते हैं, अब उसके पास लोन कितना बचा? 1 लाख में से पहले बचा था 95,000, अब बन गया 98,000। इसका मतलब हुआ कि जब रिजर्व रेशो कम की तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। इसका भी उसी तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप, रिवर्स रिलेशनशिप है, रिजर्व रेशो बढ़ाएंगे मनी सप्लाई कम होगी, रिजर्व रेशो कम करेंगे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। क्लियर है सबको? जी बच्चों, सबको क्लियर है? अब्दुल मनान, फजल? सर मुझे तो क्लियर है सर। और सबको? मलाइका, ये लड़कियां जो है, रिमशा, साद, शाहजेब? यस सर। अच्छा आगे चलें फिर। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, इससे काफी आसानी हो जाएगी आपको।
रिजर्व रेशियो कम हो रही है, ठीक है, रिजर्व रेशियो कम हुई, मनी पैसे की सप्लाई शुरू हुई और मनी सप्लाई बढ़ गई, ये बंदे के पास पैसा ज़्यादा आ गया, इसको लोन मिल गया कहीं से, ठीक है, रिजर्व रेशियो कम हुई तो मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, और अगर रिजर्व रेशियो बढ़ा दी तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कम होगी। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने डिनाई कर दिया जी लोन नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे पास पैसे ही कम बचे, तो स्टेट बैंक ने रिजर्व रेशियो बढ़ा दी है तो हमारे पास पैसे कम हो गए, लोन नहीं दे सकते, ठीक है। सो रिजर्व रेशियो बढ़ाई से क्या हुआ, मनी सप्लाई कम हो, क्लियर है। फोर्थ वन इज फेडरल फंड रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे एक बैंक, कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। ये ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट मतलब विद इन अ डे, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। और ये भी ऐसे ही है कि अगर ये फेडरल फंड रेट ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो मोर एक्सपेंसिव विद द बोरो, पैसा लोन लेना महंगा हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर ये फेडरल फंड रेट कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सो इन तीनों का नेगेटिव रिलेशनशिप है मनी सप्लाई के साथ, किसका, इसका पॉलिसी रेट का और रिजर्व रेशियो का और फेडरल फंड रेट। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ऐसे कुछ, इसके अलावा सेंट्रल बैंक बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेता है जो कि क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट मतलब लोन को कंट्रोल करते हैं कि लोन कम देना, ज़्यादा देना। Selective credit control are used to influence specific types of credit for particular purposes. They usually take the form of changing margin requirements to control specific speculative activity. ये हम आगे क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे इसको कि क्या होते हैं, ठीक है। कि ऐसे बहुत सारे मेजर्स लेता है सेंट्रल बैंक जिससे कि क्रेडिट को, लोन को कंट्रोल किया जाए, लोन को कंट्रोल किया जाए। सो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। कौन कौन से, इससे देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स की सेलिंग और बाइंग, ये आपने याद रखना है। अगर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है तो बॉन्ड बाय किए जाएंगे, कंट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी है तो बॉन्ड सेल किए जाएंगे। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस हमने पढ़ा था, बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, तो हमने क्या देखा था कि अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा मनी सप्लाई कम होगी, डिस्काउंट रेट कम होगा मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हमने देखा डायग्राम, इस पिक्चर से भी देख लिया कि डिस्काउंट रेट बढ़ा मनी सप्लाई कम हो गई, डिस्काउंट रेट कम हुआ मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई। बैंक रेट के एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस की ये आखिरी सहारा होता है सेंट्रल बैंक का। ये बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बैकअप फैसिलिटी की तरह यूज़ होता है, और बैंक बात पर इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि सेंट्रल बैंक से लोन लिया और आगे इसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए फॉलो कर लिया। रिजर्व रेशो, इसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है मनी सप्लाई के ऊपर। रिजर्व रेशो बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रिजर्व रेशो कम होगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। ये हमने डायग्राम पिक्चर देखी थी कि रिजर्व रेशो कम हो रही है तो मनी सप्लाई वो ज़्यादा हो रही है, और अगर रिजर्व रेशो ज़्यादा कर दी जाए तो हमने देखा कि मनी सप्लाई कम हो जाती है। फेडरल फंड रेट, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसपे सेंट्रल बैंक इस पे एक कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट है। अगर ये हाई होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर ये लो होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा। एंड दीज आर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम।